हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th का सेम पेपर 2 कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो आपने प्राइम फैक्टर निकाला यहाँ पे, पहले ये 17 से जाएगा, 17 से आपने डिवाइड किया, क्या आएगा 437, फिर 19 से डिवाइड हुआ 23 और फिर 23 से। तो इसका क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23 इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल आपको निकालना है जिसका सम दे रखा आपको √2 और प्रोडक्ट दे रखा 1/3। तो आपके पास पॉलीनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है px, लेट px बराबर x² माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज की जगह √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की जगह आपने 1/3 रख दिया। एलसीएम लिया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, 3 को मूव कर दिया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कंसिस्टेंट। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, इस कंडीशन में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होता है ये। और यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब भी ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये कंसिस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका मैनी सॉल्यूशन होते हैं और इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, बट जब a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसी वजह से। तो यहाँ पे आपने चेक करना है। ठीक है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। आपको चेक करना है, a1/a2 निकाला आपने 1/2, b1/b2 निकाला 3/-3 -1 आ गया और c1/c2 निकाला 1/2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, जरा ढंग से देखना। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन 4 में, राइट द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द AP, a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू 1/2। आपको a -1 दे देगा और d 1/2 दे देगा और आपको इसके नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है, फर्स्ट 2 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट 2 टर्म यहाँ पे जो होता है आपके पास वो होता है, पहला टर्म होता है a, क्या होता है आपके पास a होता है। तो a तो आपके पास क्या है -1 यहाँ है ना, और दूसरा होता है आपके पास a प्लस डी होता है। ठीक है, तो a प्लस डी आपके पास क्या है यहाँ पे -1 प्लस 1/2, तो क्या आ गया आपके पास, एलसीएम लिया -1/2 आपके पास आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो आपके पास 2 टर्म यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ tan a इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड cos a। जब भी आपके पास एक रेशियो दिया हो, अर्ध रेशियो निकालना हो, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद a b c यहाँ रखा, यदि a यहाँ पे तो a रखो, या थीटा है थीटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये क्या आपके पास बेस है। परपेंडिकुलर आपके 4 है और ये 3 है, क्योंकि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर फॉर्म बेस। रख दिया आपने। रखने के बाद यहाँ पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगाने के बाद AC का स्क्वायर इक्वल्स टू है यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 16 + 9 25। तो AC बराबर √25, AC बराबर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया आपके आंसर। तो यहाँ पे sin a बराबर क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5, और cos a बराबर होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ढंग से आपकी है 2 सिमिलर ट्रायंगल की साइड दे रखी है और यदि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके रेशियो कर दोगे तो 16:81। और यदि इसी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको एरिया का रेशियो दिया होता और साइड का रेशियो निकालना होता तो आप रूट कर देते। क्या कर देते यहाँ पे, रूट कर देते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज साइड आर 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बना होता है L × B × H, तो 5 × 8 × 12 मतलब 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। तो आपको पता है 3 मीडियन बराबर होता है 2 मीन प्लस मोड के, तो आपको ये आंसर। इसी बेस में और भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास मीन दिया होता, मीडियन दिया होता, मोड निकालना होता है, या मोड दिया था, मीडियन दिया था, मीन निकालना होता, तो आप फॉर्मूला ये रखोगे और यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ PE इक्वल्स टू 0.05, मतलब कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P0E, मतलब किसी
इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है किसी इवेंट के होने और ना होने का सम क्या किसके बराबर होता है 1 के। इसका मतलब यदि पी दे देगा पी नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस करना है, या पी नॉट ई दे देगा पी निकालना है तब भी 1 माइनस करना है आपको। तो यहाँ 1 माइनस 0.05 तो 0.95 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 11, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। जब भी आपके पास 2 कंसेक्यूटिव इवन या 2 कंसेक्यूटिव ऑड की बात करता है तो हम पहले इंटीजर को एक्स सेलेक्ट करते हैं और दूसरे इंटीजर को x+2 करते हैं। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप ये क्यों करोगे, क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे जब हम कंसेक्यूटिव की बात करते हैं तो 3 ऑड की बात करूँ तो 3, 5, 7, 9, या आप 2 कंसेक्यूटिव इवन की बात करो तो आपने करा जैसे 6, 8, 10, 12। तो आपने क्या देखा कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड या 2 कंसेक्यूटिव इवन के बीच में कितने का अंतर है? 2 नंबर का अंतर है। कितने नंबर का अंतर है? 2। इसीलिए पहला यदि इंटीजर x सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा इंटीजर हमारा x+2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। तो 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, प्लस क्या था माइनस का, तो 2x² प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर आपका 0 आ गया। जैसे 0 आया आपने पहले डी लगाया, डिस्क्रिमिनेंट लगाया आपने, डी बराबर क्या होता है 20 का माइनस 40 आपने लगाया यहाँ पे, और आपके पास क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143। तो यहाँ पे क्या है 4 प्लस 572, तो यहाँ पे क्या है 576। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया x बराबर आपके पास क्या है -b प्लस माइनस रूट के अंदर d/2 है, फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए आपने, x -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 576/2, एक बार टेकिंग प्लस एक बार टेकिंग माइनस, ये जो है यहाँ पे एक बार प्लस का एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 22/2 11 आ गया, और यहाँ पे क्या आया आपके पास -26/2 -13 इज नॉट इक्वल, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर तो मतलब पॉजिटिव लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दिया। इसलिए 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या आ गया आपके पास 11 एंड 13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव दैट रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है इक्वल्स टू कॉस है माइनस कॉट है। तो आपने एलएचएस लिया, यहाँ पे आपने क्या करा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, या आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो सबसे पहला काम क्या है आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज किसके अकॉर्डिंग करना है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रेशनलाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेशनलाइज किया, देखो यहाँ पे क्या करा माइनस था तो प्लस था तो माइनस से हमने 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और यहाँ है साइन स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन ए आ गया। अब इसको अलग अलग कर दिया हमने यहाँ पे, तो अलग अलग किया यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस अपॉन साइन ए, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कॉस ए। एलएचएस लिया आपने, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया साइन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। यहाँ खोल दिया आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ 1 प्लस 2 कॉस ए, तो 1 प्लस 1 क्या आया 2 आया, 2 प्लस 2 कॉस ए, यहाँ पे 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए साइन ए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन ए, तो क्या आ गया 2 कॉस ए। 13 क्वेश्चन में आपके पास इफ tan ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आप निकालना है। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन मिले आपको तो यहाँ पे करो देखना यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3, तो आपने ये देखना है कि tan में √3 कब होता है, तो tan 60 में, तो इसका मतलब क्या है tan a प्लस बी बराबर tan 60 मतलब a प्लस बी बराबर 60 इक्वेशन 1। ऐसी tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो आपको ये देखना है tan में 1/√3 कब होता है। ठीक है, तो 1/√3 कब होता है tan
30 पे होता है, तो इसका मतलब क्या है, tan तो a माइनस बी किसके आ गया, 30 डिग्री का आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इसी तरीके से आपके पास साइन या साइन कॉस का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आए आप यहाँ पे, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आए आप, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b से भी कैंसिल, 2a बराबर 90 आ गया, a बराबर 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये 1 है, a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, तो प्लस क्या था माइनस का, तो b बराबर 60 माइनस 45 मतलब b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपने एलएचएस लिया, एलएचएस लेने के बाद यदि ये साइन कॉस में ऑलरेडी होता तो हम सीधा एलसीएम लेते हैं, पर ये साइन कॉस में नहीं था, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट किया पहले, tan थीटा को किया साइन थीटा अपॉन cos थीटा में, और ये मेन लाइन है, फिर 1 माइनस cot थीटा को किया cos थीटा अपॉन sin थीटा में, ऐसी प्लस ऐसे सेम है इसमें भी ऐसी cos थीटा अपॉन sin थीटा, मेन लाइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फिर ऊपर वाला ऐसी का ऐसी, नीचे का हमने एलसीएम लिया, नीचे का एलसीएम sin थीटा हुआ तो क्या हुआ sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस ये ऐसी ऐसी, यहाँ पे ऊपर वाला ऐसी ऐसी, नीचे हमने एलसीएम लिया तो क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, आने के बाद अब आपने क्या देखा यहाँ पे, इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा में सिर्फ डिफरेंस किसका था, माइनस का, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा की जगह क्या आ गया, sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया। ठीक है, फिर इसका क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया, इसका क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल किया आपने यहाँ पे, तो ऊपर क्या गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, बाहर माइनस, और यहाँ पे इसका भी ऐसे रेसिप्रोकल किया आपने, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है आपके पास, cos थीटा sin थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब sin थीटा की sin स्क्वायर थीटा से sin की पावर 3 थीटा, ऐसी cos थीटा की cos स्क्वायर थीटा से cos की पावर 3 थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म लग गया, क्या होता है, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस ऐसी साइन थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। आपका यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा ऊपर आ गया आपके पास, और नीचे क्या आ गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1 होता है, और ये ऐसी का प्लस ऐसी का ऐसे रख दिया आपने अब, और इसके बाद आपने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। यहाँ पे अलग अलग का मतलब क्या था, सुन लो यहाँ पे, जब भी आपके पास ऊपर दो टर्म होती है a प्लस बी अपॉन सी, यदि आपके पास ऊपर दो टर्म है नीचे टर्म है, तो आप क्या करते हो, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी अलग अलग कर लेते हो। ठीक है, ये आप हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ऊपर में दो टर्म थी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे एक टर्म थी, इसको मैंने अलग अलग कर दिया यहाँ पे, और ये से कट गया, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन cos थीटा, क्या इसी के sec थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा प्लस 1, मेरा आंसर जो मुझे चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल, मतलब कि मुझे इरेशनल बताना है। जब भी मुझे इरेशनल ये क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहला काम किया, मैंने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहला काम किया है कि मैंने इसको रेशनल प्रूव कर लिया, लेट कर लिया मैंने। जैसे मैंने इसको रेशनल लेट कर दिया, अब नेक्स्ट लाइन से कि 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर ए अपॉन बी ले लिया मैंने, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस प्लस को इधर जाके माइनस कर दिया, और ये मल्टीप्लाई को इधर जाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या बोला कि जो मुझे ये वाली साइड देखो, ये वाली सारी साइडें मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये भी ए बी 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 3b और 2b सब मिले क्या, इंटीजर से। जब ये सब मिले इंटीजर से, जब ये मिले सब इंटीजर से, तो सिंपल सी बात ये है, तो ये सब क्या है, ये क्या है, मेरे लिए रेशनल है। जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, ये रूट 5 भी क्या होगा, मेरे लिए रेशनल होगा, हाँ है ना, क्योंकि रेशनल के बराबर कौन होगा, रेशनल होगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, जब ये रेशनल होगा, बट दिस कंट्रडिक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। पर हमें पता है कि एक फैक्ट है कि जो रूट में जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसीलिए हैंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसलिए हमें प्रूव होता है कि हमारा जो कंट्रडिक्ट है, जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि भैया
हमने प्रूफ किया है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, वहाँ पे प्रूफ किया, पर रूट 5 क्या था, इरेशनल था, जो विरोधाभास प्राप्त हुआ। और जब इस बात से विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ये कंट्रिक्ट हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि 3 + √5 क्या है, आपका इरेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये निकालना है, इसका क्या HCF और एलसीएम निकालना है। तो कर दिया यहाँ पे 6 का 2 × 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। ये क्यों लिखा आपने अभी बताऊंगा आपको मैं। 72 को आपका प्राइम फैक्टर कर दिया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। 120 का ऐसे कर दिया आपने 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। HCF क्या होता है, इसमें कॉमन देखना, क्या देखना, कॉमन क्या है मेरे पास, 2 × 3 है, 6 आ गया आपके पास। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है आपके पास सभी नंबर को लेना सभी नंबरों को, पर सबकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 ले लिया मैंने। यहाँ पे 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 ले लिया मैंने। और यहाँ 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, एलसीएम मतलब कॉमन लेना होता है, और एलसीएम मतलब होता है आपको सभी नंबर लेना है, पर सभी की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये एचसीएम निकल गया और एलसीएम आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² + 6x - 2 इफ 2 जीरोस आपको √2 एंड -√2 आपको दे रखा है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको जीरोस निकालना, तो जीरोस जो आप निकालते हो वो आप बेसिकली निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, पर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस जो ये आपके पास फॉर्म दे रखी है, इसको रिड्यूस करो किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद उसके क्या निकालो, जीरोस निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जो मेरे पास क्या दे रखे थे, जीरोस दे रखे थे, मैंने यहाँ पे जीरो दे रखे थे, इसके मैंने फैक्टर कर दिया। जीरो से फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सुन लो यहाँ पे, यदि मेरे पास 2 जीरोस दे रखा, तो जीरोस मतलब x की इक्वल वैल्यू दे रखी मुझे, तो इसको प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे क्या बन गया, मेरा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे यदि मेरे को -3 दे रखा, -3 देगा, इसका मतलब क्या है, x बराबर ये -3 है, ये जीरोस है, तो फैक्टर में इसको इधर लिया है, तो ये किसका क्या बन गया, मेरा फैक्टर बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। √2 मेरे पास जीरोस था, तो x - √2 क्या हो गया, फैक्टर बन गया। -√2 मेरे पास जीरोस था, तो x + √2 मेरे पास क्या बन गया, फैक्टर बन गया। इन दो की मल्टीप्लाई हुई, तो a - b a + b, तो a² - b², तो x² - 2 आपका फैक्टर आ गया इसका। फिर इससे मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने का मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था डिवाइड करने का तरीका, यहाँ भी देख लो आप। यहाँ पे सबसे पहले काम क्या किया आपने, 2x⁴ और x² को आपने क्या किया, 2x⁴ और x² को आपने कैंसिल किया, तो क्या है, 2x² आ गया, 2x² यहाँ पे आ गया। अब इसके इस 2x² के साइन चेंज करके क्या कर दिया, इन दो से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ गया आपके पास, -2x⁴ और 4x²। ठीक है, अब इस 4x² को मैंने यहाँ भी नहीं रखा, क्योंकि बेटा क्योंकि आपको पता है कि x से प्लस होता है, y से, x² से प्लस होता है, और x⁴ x⁴ से रख दिया। यहाँ कैंसिल हुआ, ये क्या आया, -3x², यहाँ पे क्या आया, x² + 6x - 2। ठीक है, फिर वही आगे वाले को क्या मैंने फिर से देखो यहाँ पे, -3x² 3x⁴ अपॉन क्या करा मैंने, x² को करा, तो मेरे पास क्या आया, -3x आया। यहाँ पे जैसे ही -3x आया, उसके साइन चेंज करके, साइन चेंज मतलब 3x से दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद कैंसिल हुआ, क्या आया मेरे पास यहाँ पे, x², यहाँ -2, फिर वही x² और x² को डिवाइड किया मैंने, x² अपॉन x², क्या आया मेरे बनाया। फिर उसके क्या करें, साइन चेंज करें। जो भी आपके पास इसको आगे वाले को डिवाइड करने के बाद जो आता है क्वेश्चन, जो आता है उसके साइन चेंज करके तब इससे मल्टीप्लाई करनी है, और तब यहाँ रखना है। ध्यान है, हमेशा बहुत से बच्चे ये नहीं करते, हमेशा ध्यान रखना, आपको आगे वाले को डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके साइन चेंज करके तब मल्टीप्लाई करनी है इनसे, और यहाँ रखना है। ठीक है, फिर सॉल्व करके वही आगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको करना है। और जीरो आ गया, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गया 2x² - 3x + 1 आपके पास आ चुकी है। ठीक है, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आपके पास 2x² - 3x + 1 = 0। आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म कराया, यहाँ पे स्प्लिट मिडिल टर्म मतलब ही आपको प्लस करके 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, अब आपके पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कर दिया 2x² - 2x + x, ठीक है, +1, तो मल्टीप्लाई करके क्या है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 आ रहा है, और प्लस करके 3 आ रहा है। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी था, यदि c आपका पॉजिटिव होता है तो आप पॉजिटिवली स्प्लिट करोगे, और c आप नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली स्प्लिट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में नेगेटिव था, तो आपके साइन चेंज अंदर के, फिर यहाँ कॉमन लिया आपने, 2x कॉमन आया, x - 1, यहाँ माइनस था तो -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आया, x - 1, क्योंकि यदि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन लोगे, और पॉजिटिव है तो
पॉजिटिव कॉमन लोगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, x माइनस वन एक्स माइनस दोनों में से कॉमन, तो क्या आ गया यहाँ पे 2x माइनस वन आ गया यहाँ पे बराबर 0। एक बार x माइनस वन बराबर 0 तो x बराबर 1, एक बार 2x माइनस वन बराबर 0 तो 2x बराबर 1, x बराबर 1.2 आपका आंसर। तो आपके पास दो अदर जीरोस क्या आ गया आपके पास 1 एंड 1.2, आपके पास दो जीरोस आ चुके हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे पावर 3 लिखा होगा, पावर क्या लिखा होगा 3 लिखा होगा यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि जितनी ज़्यादा पावर होगी, इसकी पावर 4 थी, इसका मतलब इसके 4 जीरोस होंगे, इसका मतलब 2 जीरोस ये हैं और 2 जीरोस आपने निकाल दिए। यदि यहाँ पावर 3 होती तो इसका मतलब क्या था कि आपके यहाँ पे कितने 3 जीरोस निकल सकते थे। तो यदि ये 2 जीरोस दे रखे थे तो सिर्फ एक ही जीरोस निकलेगा, या एक जीरोस देखा था तो सिर्फ 2 और जीरोस निकलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास पावर 3 में भी आ सकता है, जहाँ पे आपके पास 2 जीरोस दिए होंगे और फिर वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही जीरोस निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है। वहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसकी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं बनी हमारी और हमारा आंसर नहीं आया, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये देख लेना कि यदि आपके पावर यहाँ 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 4 जीरोस निकलेंगे, यदि 2 दिए हैं तो 2 और निकलेंगे, और यदि 1 दिया है तो 3 और निकल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बातें करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। आपके पास गिवन क्या है, S7 दे रखा 49, ठीक है। टर्म्स बोला, इसका मतलब क्या S7 है 49, यदि टर्म बोलता तो A7 होता, S7 बराबर 49। फिर आपके पास क्या दिया था 49 इसके और दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब S17 बराबर 289। ध्यान ना, टर्म्स मतलब S और टर्म मतलब A, ध्यान ना ये बात। और आपको SN निकालना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, S7 का फॉर्मूला लगाया, S7 इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + 6d, ठीक है। S7 की वैल्यू 49 बराबर 7/2 2a + 6d, क्रॉस कर दिया, 7 7 49, तो यहाँ पे क्या आ गया 14 बराबर 2a + 6d। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया a + 3d = 7, तो यहाँ से आपने इसको क्रॉस, यहाँ से आपको मूव कर दिया, तो a = 7 - 3d। जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे तो आप या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू निकाल दी, निकालने के बाद फिर मैंने A17 का यहाँ पे वो रखा, A17 का फॉर्मूला 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + 16d। यहाँ पे करा A17 की वैल्यू क्या है आपके पास 289 = 17/2 2a + 16d, क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 17 के 17 टाइम आपका 289 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या है 34 = 2a + 16d। आपके पास तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया आपने, तो a + 8d = यहाँ पे 34 से कैंसिल हुआ 2 से 17, तो यहाँ पे ये प्लस का देखिए माइनस का, तो a = 17 - 8d। फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू रखी यहाँ पे, a की 7 - 3d किसके बराबर 17 - 8d, d एक तरफ नंबर एक तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास -d - 3d + 8d = 17 - 7, तो यहाँ पे क्या आया 5d = 10 d = 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, आपकी इच्छा है। तो a = 7 - 3 × 2, तो क्या आ गया 7 - 6, तो a = 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot will be 132 more than its 54th term। मतलब कि इस AP का कौन सा टर्म आपका 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। सबसे पहला काम क्या है, आपके पास AP दे रखा है, तो वहाँ से आपने A की वैल्यू निकाली और D की वैल्यू निकाली। D = होता है A2 - A1 या A3 - A2, बात एक ही है, निकाला अपने 12 आया। और यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन दे रखा है वो क्या देखा, कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपको दे रखा है रिलेशन, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे an = A54 + 132, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला a + n - 1 d बराबर A54 का a + 53d + 132, a से कैंसिल, यहाँ पे n - 1 d की जगह 12 बराबर 53 × d की जगह 12 + 132, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास 12 के अंदर मल्टीप्लाई 12n - 12 = 636 + 132, तो यहाँ पे 12n - 12 = 768, तो यहाँ पे माइनस का दिया कि प्लस का, तो 12n = 780, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ, तो क्या n = 65 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे,
इसको ज़रा ढंग से देखना आप यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिपर्सन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब कि 7 मीटर, पहले BC आपने बेस बनाया, 7 मीटर एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास, जिससे आपके पास एक केबल टावर है जिसके टॉप का एलिवेशन एंगल आपके पास 60 डिग्री है और इसके बॉटम का, इसके बॉटम का जो डिपर्सन एंगल है वो आपके 45 डिग्री है, ठीक है, ठीक। और आपको निकालना है इसकी हाइट, निकालनी, क्या निकालना है इसकी हाइट। तो मैंने BC बेस लिया, ठीक है, DB मैंने क्या लिया, मैंने हाइट ऑफ बिल्डिंग, और AC मैंने क्या लिया, मैंने हाइट ऑफ टावर, और यहाँ पे मैंने ये E बीच में एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, यहाँ पे लेट क्या कर लिया, लेट द हाइट ऑफ टावर, मैंने AC को क्या मान लिया, मैंने H मीटर मान लिया। यहाँ BD आपको 7 मीटर दे रखा था। सबसे पहला काम किया है मैंने ट्रायंगल लिया CED में, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, हमें मेन क्या है, फिगर बनाने के बाद मेन है कि आपको पहले ट्रायंगल कौन सा ले, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो सबसे पहले काम क्या है, ये 2 ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल ये भी है, ये 2 ट्रायंगल सेम है, पर अब ये यूज़ करूँगा, ठीक है, ये दोनों लेना। सबसे पहले ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला नीचे वाला 45 डिग्री वाला, कौन सा ट्रायंगल, CED में लिया या DEC जो भी है, ठीक है, ट्रायंगल लिया। tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, EC अपॉन DE। देखो यहाँ पे EC अपॉन DE, ठीक है। EC कितना है आपके पास, 7 मीटर, और DE आपको पता नहीं है, ठीक है, और DE मुझे निकालना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 की वैल्यू 1 क्रॉस कर दिया, DE बराबर 7 आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है, 7 मीटर आ गया आपके पास यहाँ पे। फिर इन ट्रायंगल आपने लिया AED में ट्रायंगल में आया आपके, और यहाँ पे कर लिया tan 60 किसके बराबर है, AE अपॉन ED। तो AE कितना है आपके पास, दिमाग लगाओ, AE पूरा कितना है यहाँ पे, पूरी हाइट H है, ये 7 है, तो AE कितना होगा यहाँ पे 7 माइनस H, तो मैंने 7 माइनस H ले लिया। और यहाँ पे tan 60 कितना है, √3, और D आपने ऊपर पता ही आपको कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद 7 √3 किसके बराबर है, H माइनस 7 के। यहाँ पे माइनस कर जाके प्लस का, तो यहाँ पे आपने 7 को ले लिया, तो H बराबर 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ टावर मैंने यहाँ पे आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर के फुट से, मैंने इसको टावर ले लिया, पहले ध्यान, टावर मैंने इसको ले लिया, इसको बिल्डिंग ले लिया, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। ऐसी आपके पास टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एलिवेशन एंगल कितना है आपका 60 डिग्री आपका वो दे रखा। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, टावर की हाइट यदि 50 मीटर है, टावर की हाइट क्या है 50 मीटर, तो मुझे बिल्डिंग की हाइट पूछी है। ढंग से क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे ढंग से क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री, और वही आपके पास बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री है। और यदि टावर की हाइट 50 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट पूछिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी H मीटर ले लिया मैंने। तो द हाइट ऑफ द टावर BD ये मेरे पास दे रखा 50 मीटर दे रखा आपको पास। अब मेन वही ट्रायंगल को चूज करना, पहले मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया DBC में। ध्यान ना बात, आपने ये ट्रायंगल ढंग से चूज नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ट्रायंगल मैंने लिया DBC में लिया, यहाँ पे tan 60 बराबर DB अपॉन BC। DB आपके पास 50 दे रखा, BC आपके पास निकालना है, और tan 60 आपके √3, तो यहाँ पे BC बराबर क्या है 50 अपॉन √3। ऐसे ही लिया मैंने इन ट्रायंगल किस में लिया मैंने ACB में, tan 30 बराबर AC अपॉन BC। तो यहाँ पे आपने कर दिया tan 30 1 अपॉन √3, AC H और BC क्या निकल गया है 50 अपॉन √3। मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, इस √3 को इधर लाया और इस पूरे को ध्यान नहीं बात, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आया, मैं 50 अपॉन √3 बराबर √3H। तो इस √3 को मैं नीचे ले आया, √3 को इधर ले आया, तो 50 बराबर 3H, तो H बराबर गया है 50 अपॉन 3 मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट 5,6 and -1,4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोला गया हो
कि आपके पास रेशो भी निकालना है और वाई एक्सिस का पॉइंट भी निकालना है, जो इस जो ये पॉइंटों को आपको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस की बात करेगा तो जो पॉइंट होगा आपके पास 0,y होगा, और जो रेशो होगा वो हम लेट कर लेंगे k रेशो 1, ठीक है। तो 0,y इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास x2m x1n। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या है -1 की k सिंप्लाई माइनस k हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और 5 की 1 से होगी तो क्या आएगा +5 हो जाएगा। ऐसी y2m तो यहाँ पे, और y1n तो यहाँ पे वही -4 की k से -4k और -6 की 1 से -6 और अपॉन k + 1, ठीक है। तो एक बार अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक k और एक y। तो सबसे पहले काम किया मैंने 0 की कंपेयर किससे करी, यहाँ पे आगे वाले से करी, क्योंकि ये x 0 किसको शो कर रहा है, x का पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कंपेयर से करी। जब कंपेयर करी तो ये k + 1 0 में चले गया, तो आपके पास 0 इक्वल्स टू -k + 5 आया और k इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमने क्या किया, y की कंपेयर पीछे से करी, क्योंकि ये जो है हमारा आपके पास y का ही एक कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए y इक्वल्स टू -4k -6 अपॉन k + 1, k की वैल्यू यहाँ पुट करी, -4 × 5 -6 अपॉन 5 + 1, तो यहाँ -20 -6 अपॉन 6, तो -26 अपॉन 6, तो यहाँ पे आपके पास 2 3 6 और 2 13 -26 यहाँ पे आ गया, -13 अपॉन 3 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 10 द पॉइंट 0, -13 अपॉन 3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 5:1, ठीक है। कौन किस रेशो में डिवाइड किया, 5:1 में डिवाइड किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जरा ढंग से देखना आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे, ठीक, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल, DC के पैरेलल है, हाँ है ना। और E एंड F आर द पॉइंट्स जो यहाँ के क्या है ऑन नॉन पैरेलल साइड AB एंड BC। नॉन पैरेलल साइड में E पॉइंट है और F पॉइंट है आपके पास, ठीक है। और सच दैट जो EF है वो पैरेलल है AB के। जब EF पैरेलल AB के है तो EF किसके पैरेलल होगा, DC के भी होगा, हाँ है ना। हमने गिवन में लिख दिया यहाँ पे। टू शो करना है आपके पास AE अपॉन ED इक्वल्स टू है आपके पास BF अपॉन FC, आपको 2 प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्ट आपने कर दिया, A को C से ज्वाइन कर दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेने के बाद, ठीक है। A को C से ज्वाइन किया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, जब भी आपके पास ट्रेपेजियम का कोई भी क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आपके पास साइड के रेशियो बराबर करने होंगे, तो हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं BPT थ्योरम। BPT थ्योरम कैसे, अब आपने पहले जो पॉइंट लिया, देखो यहाँ पे पहले लिया मैंने A को मैंने टॉप लेके मैंने एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल ADC में, जहां EO किसके पहले है, DC के। जब EO पहले DC के है तो AE अपॉन ED किसके बराबर होगा, AO अपॉन OC का हो जाएगा बाय BPT थ्योरम, इक्वेशन 1। फिर मैं आया C को टॉप लेके क्या लिया मैंने, CAB में आ गया मैं, ठीक है। जहां CAB में क्या है, OF किससे पहले है, AB के। जब OF पहले AB के तो यहाँ BPT थ्योरम क्या, CO अपॉन OA बराबर किसके, CF अपॉन FB लिख दिया मैंने यहाँ पे। लिखने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे आपके पास क्या था, AO अपॉन OC था और यहाँ पे CO अपॉन OA। तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल जैसे कर दिया मैंने यहाँ पे अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या कि यहाँ पे मैंने कहा ये AO अपॉन OC और AO अपॉन OC दोनों में क्या कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है धारणा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा, BF अपॉन FC के इक्वल हो जाएगा, जो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल इफ LM पैरेलल टू CB, LM किसके पैरेलल है यहाँ पे, CB के, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन है, LN किसके पैरेलल है, हमारे पास CD के पैरेलल है, ठीक है। और आपको ये रेशियो बराबर करना है। तो जब भी आपके पास ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आए जहां पे रेशियो बराबर करने हो, या कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे आप दिख रहा है आपको कोई लाइन जब थर्ड साइड के पैरेलल हो रही है, यहाँ पे मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है और कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो रही है, तो यहाँ आप आंखें बंद करके BPT थ्योरम यूज करना। तो यहाँ पे मैंने यही किया, गिवन में लिख दिया मैंने यहाँ पे जो आपके पास पैरेलल था, और आपने टू फाइंड में लिख दिया मैंने यहाँ पे जो मुझे पॉइंट रहा था। अब मैं आगे पहले मैं इन ट्रायंगल में आऊंगा, इन ट्रायंगल ABC में आऊंगा, वही क्या है, LM पैरेलल टू किसके, CB के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB किसके बराबर हो जाएगा, AL अपॉन LC। मैंने जो आगे करा वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। फिर मैं दूसरे ट्रायंगल में आऊंगा, इन ट्रायंगल
ADC में, और वही NL किसके पहले DC के, तो वही आपके पास बाय BBD थ्योरम AL/LC किसके बाद जाएगा AN/LD के, जो मैं यहाँ पे कराया। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको फिगर में समझा दिया करने से पहले। देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, वो लिया मैंने इन ट्रायंगल ABC LM/2CB, और यहाँ पे AL/LC किसके बाद AM/MB बाय BBD थ्योरम इक्वेशन 1। दूसरे ट्रायंगल में लिया, और क्या देखा मैंने कि जो AL/LC और AL/LC यहाँ पे इक्वल है। पहले उसमें नहीं था, रेसिप्रोकल करना पड़ रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 में आऊँगा, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के बाद मैंने आंसर चेक करूँगा। आंसर में मुझे MB नहीं चाहिए, MB की जगह मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब भी जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहला काम क्या है मुझे उसको मैं ऊपर ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा, ऊपर ले आया और +1 कर दूंगा। अब ऐसे क्यों किया मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पे 2/3 है, मुझे 2/3 है, मुझे चाहिए 2/3 की जगह मुझे 5/3 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, तो सबसे पहला काम क्या है, देखो दिमाग लगाओ कि मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 मुझे नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, इसका मतलब 2 ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, +1। जब मैं +1 कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 + 1 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने इसमें किया। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मुझे MB नहीं चाहिए, तो MB नहीं चाहिए तो उसको मैं ऊपर ले आया, और यहाँ पे ND नहीं चाहिए मैं इसलिए उसको ऊपर ले आया, और दोनों में +1 कर दिया। +1 किया, जब +1 किया तो MB + AM किसके बाद हो जाएगा, AB हो जाएगा, और ND + AN किसके बाद हो जाएगा, AD हो जाएगा, और जो मुझे चाहिए मेरा आंसर। ठीक है, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पे, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास क्या दे रखा है, आपको फ्रस्टम है, फ्रस्टम आपको दे रखा है जिसकी स्लैंट हाइट आपको दे रखी है, और दोनों एंड पॉइंट के, मतलब कि एक एंड पॉइंट ये रहा इसका पैरामीटर, और दूसरा एंड पॉइंट ये रहा इसका पैरामीटर आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम किया, गिवन आपने लिख दिया पैरामीटर ऑफ एंड पॉइंट आपको दे रखी है, आपको 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको निकालना है, तो मैंने सबसे पहले पैरामीटर ऑफ फर्स्ट एंड क्या होगा, 2πr। आपको बताया ना सर्कल है ये, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr, या सर्कल में जो बोलो आप। ठीक है, यहाँ रख दिया वाले की वैल्यू क्या है, 18 बराबर 2πr, तो यहाँ पे आप नीचे ले आए तो r बराबर 18/2π। ठीक है, ऐसी आप यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आए, फिर आपने पैरामीटर ऑफ सेकंड एंड देखा कि यहाँ पे 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे ले आए, r बराबर 6/2r। अब CSO ऑफ फर्स्टम जो होता है वो होता है पाई ब्रैकेट में r + r l। ध्यान ना, फ्रस्टम का फॉर्मूला कहाँ से आया, फ्रस्टम का कौन सा है, कौन का फॉर्मूला होता है πrl। तो यहाँ पे जो r है, क्योंकि आपके 2 एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि कौन के अंदर एक एंडिंग पॉइंट होता है इसलिए πrl। यहाँ पे आपके फ्रस्टम के अंदर 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे पाई ब्रैकेट में r + rl होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे कर दिया मैंने r + rl, यहाँ पे r की जगह कैपिटल r की जगह 18/2π और स्मॉल r की जगह 6/2π। एलसीएम लिया 2π रहेगा, 18 + 6 क्या आया 24/2π × 4 यहाँ पे। ठीक है, 2π पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ये पहले भी क्वेश्चन आपको करा रखा है मैंने। सबसे पहले क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लिया मैंने, bx km/h। फिर उसके बाद लेट न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है आपके पास, 8 km/h लेस है ना, तो x - 8 km/h ले लिया आपने। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितने हैं आपके पास, 40 किलोमीटर। अब आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखना है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है। उसने बोला कि यदि वो अपनी स्पीड घटाता है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपनी जर्नी को तय करने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो उसकी स्पीड थी और जो अब न्यू स्पीड आई है, दोनों के समय का अंतर 3 घंटे का है। दोनों के समय का अंतर कितने घंटे का है, 3 घंटे का। और आपको पता है जिसकी स्पीड कम होती है उसका समय क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए 480/x - 8 ये समय पहले लिया मैंने, -480/x ये समय बाद में लिया मैंने, और दोनों के समय का अंतर कितने का है, 3 घंटे का। ये समय कब है, जब उसकी स्पीड x - 8 km/h थी, और ये समय कब है, जब उसकी स्पीड क्या थी, x। क्योंकि आपको पता है समय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। तो दोनों समय का अंतर कितने का है, 3 घंटे का। ऐसी बहुत से क्वेश्चन में दोनों समय का अंतर 1 घंटे का बोलेगा तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है, यहाँ पे आपको समझ में आया हो। फिर से बता रहा हूँ एक और बार कि यहाँ पे जो आपने करा है, पहले सबसे पहला काम क्या है, आपने स्पीड को लेट कर लिया, आपका स्पीड एक्स किलोमीटर पर आ रहा है। उसके बाद ये क्या लेस स्पीड है तो एक्स माइनस 8 कर लिया, यदि मोर स्पीड होता तो एक्स प्लस 8 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद आपने देखा कि दोनों के समय का अंतर कितने का, 3 घंटे का है। तो आपको क्या पता है कि जिसकी स्पीड कम होती है उसका समय क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो x और x माइनस 8 में से किसकी कौन सी स्पीड कम है, आपके पास x माइनस 8 है। इसलिए इसका समय मैंने पहले लिया और इसका समय मैंने बाद में लिया। और समय बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। इसलिए 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स बराबर 3 घंटे, दोनों का अंतर 3 घंटे का। एलसीएम लिया x माइनस 8 एक्स, तो क्रॉस कर दिया 480 एक्स माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। अब यहाँ खोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, मल्टीप्लाई कर दी बराबर 3। 480 एक्स से 480 एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या गया तो 3840 बराबर 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स से यहाँ पे कर दी मैंने। 3 से कैंसिल हुआ 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। अब वही बात, ये ऐसी का ऐसी रहेगा आपके पास, इसके साइन चेंज करने के बाद आपके पास ए क्या है आपके पास 1, बी क्या है आपके पास -8 और सी क्या है आपके पास -1280, ठीक है। और आपने क्या यूज़ किया, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने यहाँ पे -8 का स्क्वायर 64 -4 इंटू 1 इंटू -1280, तो यहाँ पे गया प्लस का 5120, यहाँ प्लस किया 5184, डी की वैल्यू आई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। आपके इसके बाद फॉर्मूला जो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है आपके पास, पहले डिस्क्रिमिनेंट उसके बाद x का, उसके बाद वैल्यू रखी आपने यहाँ पे, ये -b था और वहाँ -8 था तो क्या आ गया 8 आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर 5184 जो डी की वैल्यू थी, यहाँ पे आपने रूट इसका स्क्वायर रूट निकाला 72 आया, एक बार टेकिंग प्लस एक बार टेकिंग माइनस कर दिया यहाँ पे x बराबर 40 और x बराबर -32, क्योंकि आपको पता है ये स्पीड है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हम ढंग से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the number, how many such number are there, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा देखना 2D नंबर कैसे बोलते हैं। आप पहले ये देखो 2 डिजिट नंबर बोलते कैसे हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके अंदर 2 डिजिट हो। 2 डिजिट मतलब क्या है, 2 प्लेस हो, एक होता है 1 प्लेस, एक होता है 10 प्लेस, 2 प्लेस हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो डिजिट होगी वो कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1 से लेकर 9 तक लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने लिखा 3 और 4, तो इसका मतलब 34 क्या आया आपके पास 2D नंबर आया, या मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और यहाँ 2 लिख दिया, तो 72 भी क्या आया 2D नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2D नंबर पता चल गया आपके पास। 2D नंबर क्या है, जहाँ पे आपके पास 2 प्लेस होती है, और जो यूनिट प्लेस होती है, क्योंकि यदि आप 34 लिखते हो, 34 का मतलब क्या है, यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे इसका मतलब क्या है, 10 प्लेस को आप क्या किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 से, और प्लस जो यूनिट प्लेस होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 से करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि मुझे डिजिट नहीं पता कि यहाँ तो पता है आपको 34 मतलब यूनिट प्लेस में कौन है, यूनिट प्लेस में 4 है और 10 प्लेस में कौन है, 3 है, आपको पता है। पर यहाँ मुझे नहीं पता कि यूनिट प्लेस में कौन है और 10 प्लेस में कौन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 10x इंटू 10 लिखूँगा, प्लस यहाँ पे y इंटू 1 लिखूँगा। इसका मतलब क्या लिखूँगा, इसको मैं 10x प्लस वाई। 2D नंबर को मैं क्या लिखूंगा, 10x प्लस वाई लिखूंगा। और ऐसी रिवर्सिंग डिजिट, यदि यहाँ पे 34 है, 34 का रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, 43 आएगा। 43 का मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई इस बार 10 से हो रही है, और 3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले जब 2D नंबर था और यहाँ पे y क्या था, यूनिट प्लेस था, x क्या था, 10 प्लेस था, तो मेरे पास नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था। जब इसको रिवर्स किया तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो y है वो 10 प्लेस को शो कर रहा है, और x डिजिट कौन है, किसको शो कर रहा है, यूनिट प्लेस को शो कर रहा है। तो आपके पास रिवर्स डिजिट नंबर क्या होगा, 10 यूनिट प्लस x होगा। ये समझ गए, तो इसको समझ में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने यही किया, लेट द टेंस एंड द यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया, x एंड y ले लिया मैंने। 10 प्लेस की कौन है, x है, और यूनिट प्लेस की डिजिट कौन सी है मेरे पास,
y ले लिया, तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग डिजिट नंबर क्या हो गया मेरे पास 10y प्लस एक्स। और अब अकॉर्डिंग टू द आंसर मैं करूँगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेरे पे क्या बोला था कि नंबर और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का सम कितना है 66, मैंने कर दिया यहाँ पे 66। तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आया है 11x प्लस 11y बराबर 66। यहाँ पे 11 से 66, 11 कॉमन, 11 से 66 कैंसिल 6 बार, तो x प्लस वाई बराबर 6। और मैंने बताया था जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप हमेशा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो x बराबर क्या हो गया 6 माइनस वाई, इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोली थी मुझे कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितने का है 2 का है। अब दोनों डिजिट का डिफरेंस में मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है, ठीक है, क्योंकि जब आप 10 प्लेस, जब आप 2D नंबर की बात करते हो, 2D नंबर आप 24 भी एक 2D नंबर है और 42 भी एक 2D नंबर है। 24 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है बड़ा है और 10 प्लेस क्या है छोटा है, और 42 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है छोटा है और 10 प्लेस बड़ा है। इसका मतलब क्या है, आप 2D नंबर पे ये नहीं बता सकते कि यूनिट डिजिट छोटी होती है या 10 डिजिट छोटी होती है। इसीलिए यहाँ मैंने क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 2 लिया और दूसरी कंडीशन में y माइनस एक्स बराबर 2 लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, तो x बराबर 2y आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके y आ गया, y की वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट करके x आ गया। x जैसे ही आया मेरे पास, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया x और y, ऐसी सेम एज इट इज इसके लिए करूँगा मैं। यहाँ y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस 2 को इधर ला के x को इधर ला के तो y माइनस 2 किसके बराबर हो गया x के, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे क्या है y माइनस 2 किसके बराबर है 6 माइनस वाई से, यहाँ y की वैल्यू आई, जैसी y की वैल्यू आई इसकी वैल्यू वही इक्वेशन 1 में पुट करूँगा और यहाँ पे x आ जाएगा। जैसे x आया तो यहाँ पे जो मेरे पास जो नंबर बना वो बना 42, क्या बना मेरे पास 42, क्योंकि ये क्या है 10 प्लेस को शो करा था और ये यूनिट प्लेस को, तो यहाँ 42 बना। और यहाँ पे नंबर क्या बना 24 बना। तो यहाँ क्वेश्चन बोला था ना कि कितने नंबर यहाँ पॉसिबल है, तो कितने नंबर पॉसिबल है 2 नंबर पॉसिबल है। कौन से, एक 42, एक 42 और एक 24, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है पैलोग्राम जो कि सर्कल स्क्राइबिंग अ सर्कल, वो क्या है आपके पास रोम्बस, आपको प्रूफ करना है। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दी यहाँ पे ABCD एक पैलोग्राम है जिसके अंदर आपने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। जो सर्कल पैलोग्राम को AB पर P पे टच कर रहा है, BC पर Q पे टच कर रहा है, CD पर R पे टच कर रहा है और AD पर S पे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ में तो गिवन आपने लिखा ABCD पैलोग्राम, टू प्रूफ क्या करना है ABCD को क्या बनाना है, आपको रोम्बस बनाना है। तो नाउ क्या किया आपने, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास 4 एक्सट्रीम पॉइंट है इस सर्कल के, और आपको पता है कि एक एक्सट्रीम पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे ये करा, पहला मैंने क्या ले लिया, A ले लिया, A एक्सट्रीम पॉइंट लिया, मैंने लिखा AP बराबर AS के, AB और AS क्यों लिया, बाय थ्योरम कर दिया, इक्वेशन 1 डाल दिए। फिर ऐसी BP बराबर BQ के करा, ध्यान रखना जो इधर की साइड है ये वाली साइड है LHS में लेना, इधर वाली साइड है कहाँ लेना LHS में, और इधर वाली साइड है क्या लेना RHS में, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पे A से P और AP बराबर AS, तो AP को इधर लिया और AS को इधर, इक्वेशन 1 बाय थ्योरम, ठीक है। और थ्योरम क्या पता है ना आपको कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट से किसी भी सर्कल में 2 इक्वल टेंजेंट ड्रॉन होती है, ठीक है। या तो ये देना या बाय थ्योरम में 2 इक्वेशन डाल दिया। ऐसी B पे PP बराबर BQ, ऐसी C पे देखो बताया था ना इधर वाले इधर LHS में, तो CR बराबर किसके CQ के, और ऐसी DR बराबर DS के, कर दिया मैंने, इक्वेशन चारों डाल दी। और क्या कर दिया, चारों इक्वेशन को कर दिया ऐड कर दिया। जब चारों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो AP प्लस BP किसके बराबर हो जाएगा AB के, ऐसी CR प्लस DR किसके बराबर हो जाएगा CD के हो जाएगा। ऐसी देखो यहाँ पे AS प्लस DS किसके बराबर हो जाएगा, AS प्लस DS किसके बराबर हो जाएगा AD के, और ऐसी BQ प्लस CQ किसके बराबर हो जाएगा आपके पास BC के हो जाएगा, जो मैंने नेक्स्ट में यहाँ पे किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ढंग से, तो मैंने यहाँ पे ये किया, ठीक है। यहाँ पे एडिंग द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ऐड कर दिया मैंने, जो अभी आपको बताया था, हो गया यहाँ पे। फिर मैंने बट लिखा, क्या लिखा बट क्या लिखा मैंने, आपको क्या पता है कि पैलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है ना। तो मैंने लिख दिया AB किसके बराबर है CD के एंड AD किसके बराबर BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम कर दिया। यहाँ पे पहले तो आपने ऐड करके निकाल दिया, निकालने के बाद क्या लिखा आपने AB किसके बराबर CD के और AD बराबर BC के, क्यों है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम। लिख दिया यहाँ पे AB प्लस AB बराबर BC प्लस BC, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे AB किसके बराबर BC आ गया। अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी पैलोग्राम में जब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती है तो वो पैलोग्राम किस में चेंज हो जाता है,
रोम्बस में हो जाता है। तो यहाँ पे यही हो गया। नाउ एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल की साइड क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है किसमें, पैरेललोग्राम में। सो ABCD बिकम अ रोम्बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टू टेंजेंट TP एंड TQ। आपके पास दो टेंजेंट है TP और TQ। आपके पास दो टेंजेंट है आपके पास, यहाँ पे बोल रखा टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T पॉइंट से TP और TQ आपके पास दो आपके पास क्या है यहाँ पे टेंजेंट से। प्रूव दैट एंगल PTQ बराबर है एंगल PTQ, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है आपके पास, टू एंगल OPQ। इस एंगल मतलब इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख दिया मैंने TP बराबर TQ के, और मुझे टू प्रूफ करना है। ठीक है भाई। नाउ में सबसे पहले काम किया, देखो यहाँ पे मुझे इसके भी में और इसमें रिलेशन करना है। तो सबसे पहला काम किया मैंने बोला एंगल OPT आपको पता है ना किसके बराबर होता है, 90 के होता है, हाँ है ना। क्यों, क्योंकि जो आपके पास सेंटर से जो लाइन डलती है, मतलब जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मैंने लिख दिया यहाँ पे OPT किसके बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है। तो OPT को तोड़ दिया मैंने OPQ और QPT में कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, OPQ चाहिए। OPQ मैंने एक तरफ लिया, बाकी को मैंने इधर फेंक दिया। तो क्या आ गया, OPQ किसके बराबर आ गया, 90 माइनस एंगल QPT के, इक्वेशन 1 डाल दिया। ठीक है। जो मुझे चाहिए वो एक तरफ, बाकी एक तरफ। ठीक है। पहले तो इसमें आएंगे। ठीक है। सर में आया नहीं है, क्या किया मैंने, पहले लिया OPT किसके वाला लिया, 90 के। क्यों है, बाय थ्योरम पता है ना कि जो सेंटर से जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। इसलिए यहाँ पे कर दिया OPQ और QPT किसके बराबर हो गया, 90। ठीक है। ये मुझे चाहिए, ये एक तरफ, बाकी को एक तरफ, इक्वेशन 1। ऐसे अब दूसरे ट्रायंगल में किसमें आऊंगा, इन ट्रायंगल में आऊंगा, TPQ में आऊंगा। TPQ में क्या बोलूंगा, TP किसके बराबर, TQ के। जब TP TQ के बराबर है तो ये एंगल किसके बराबर है, इसके ना, है ना। हो गया। क्यों है ये, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है। फिर दोबारा मैं इसी ट्रायंगल में आऊंगा, इसी ट्रायंगल में दोबारा आऊंगा, इन ट्रायंगल TPQ में आऊंगा, और क्या लिखूंगा, तीनों एंगल सम कितना है, 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मिकेशन 2 में आ जाऊंगा। फॉर्मिकेशन 2 में आपको पता है ना, आपने फॉर्मिकेशन 2 किया था क्या, कि जो एंगल TQP है, वो किसके बराबर है, TPQ के, हाँ है ना। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस एंगल को, जब ये एंगल इसके बराबर है तो इसी एंगल को दोबारा लिख दूंगा। ठीक है। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे मैं इसी एंगल को, इसके जगह में क्या लिख दिया मैंने, TPQ जगह क्या लिख दिया, QPT लिख दिया। ठीक है। लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 2 एंगल QPT आ गया, ये प्लस से जाके माइनस का। ठीक है। और यहाँ से क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब फिर मैंने क्या आ गया, फॉर्मिकेशन 1 से, क्योंकि फॉर्मिकेशन 1 में क्या था मेरा, फॉर्मिकेशन 1 में था मेरा कि एंगल एंगल जो मेरा OPQ है वो किसके बराबर है, 90 माइनस एंगल QPT के। ठीक है। QPT के था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है। और पुट करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, PTQ किसके बराबर आ जाएगा, 2 एंगल OPQ के, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। मतलब कि मुझे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दे रखा है एंगल जो दे रखा 60 डिग्री दे रखा आपके पास, रेडियस जो दे रखा आपके पास 21 सेंटीमीटर दे रखा, और 2 फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट करना है। तो सबसे पहला काम किया मेरे पास, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। तो यहाँ पे मैंने थीटा कितना है, 60 डिग्री है आपके पास, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22.7 इंटू 21, आपने कैंसिल किया, क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब ऐसी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो है आपके पास θ/360 πr² होता है। यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22.7 इंटू 21 इंटू 21, आपने कैंसिल किया, क्या है 11 इंटू 21, तो यार 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थर्ड पॉइंट है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि जब आप एक सेक्टर में से एक ट्रायंगल को माइनस करते हो, ठीक है, एक ट्रायंगल माइनस करते हो, तो जो आपके पास जो बचता है वो सेगमेंट होता है। क्या होता है आपके पास, सेगमेंट। ध्यान है आप हमेशा। ठीक है। तो यहां पे मैंने यही किया,
तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है, जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, मतलब थीटा एंगल का हाफ है, ध्यान ना, साइन का हाफ नहीं, उसके एंगल का हाफ, इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ 231 था ही था जो ऊपर निकला, माइनस आर का स्क्वायर में 21 इंटू 21, और साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा क्या था, थीटा क्या था 60 डिग्री, तो साइन क्या होगा 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू √3/2, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे √3 नहीं देगा। यदि मुझे √3 दिया होता तो √3 की वैल्यू रखता और इसको दोनों को क्या करता, माइनस करता, पर नहीं देगा, तो ये मेरा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला इसने, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दे रही है लीनियर इक्वेशन, और इसने बोला है कि ए और बी की वैल्यू निकालो, जबकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या करा यहाँ पे a1 क्या आपके पास 2 है, a2 क्या आपके पास a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ b1 कितना है आपके पास 3 है, b2 क्या है a प्लस बी, c1 क्या है 7 है, और c2 क्या है आपके पास 3a प्लस बी माइनस 2। तो आप लिखा द इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यहाँ वैल्यू रख दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक बार आप कंपेयर करोगे, इसकी कंपेयर इससे करोगे, कंपेयर करिए आपने, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आपने क्रॉस करा तो क्या आ गया 2a + 2b = 3a - 3b। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सभी वेरिएबल को एक तरफ लिया है, तो क्या आया 2a - 3a माइनस ए, 2b + 3b कितना 5b। तो यहाँ पे आप इसको इधर ले, इसको इधर ले आया, अब प्लस क्या देता माइनस का, माइनस कट गया, a बराबर 5b आ गया, इक्वेशन 1। फिर आपने कंपेयर करा, इसकी कंपेयर इससे करिए आपने, ठीक है, कंपेयर करिए, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या आया यहाँ पे आपके पास 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b। यहाँ पे आपने वही वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, वेरिएबल आपने सारे वेरिएबल एक तरफ लिया है, तो यहाँ पे क्या आया 9a में से 7a माइनस हुआ, कितना है 2a आया, 3b - 7b कितना है -4b, -6 = 0। अब इसको आप इधर ले आए, तो 2a बराबर क्या है 4b + 6 आया। अब फॉर्म इक्वेशन 1 से आपने a की वैल्यू रख दी यहाँ पे 5b, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 5b रखा, तो 10b बराबर क्या है 4b + 6, b को इधर ले आए, तो 10b से -4b बराबर 6, तो 6b बराबर 6, तो b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसकी वैल्यू को कहाँ रखा आपने, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो a बराबर 5b, तो a बराबर 5 × 1, तो क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर यदि आपके पास एक ही वेरिएबल होता तो फिर वहाँ पे आप आगे से ही कंपेयर करना, पीछे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो ये होप, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको सभी को समझ में आए होंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चा 10th क्लास में है और उत्तराखंड बोर्ड के पेपर देने वाला है उसको आप शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को ढंग से समझ जाए, और बोर्ड में यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें वहाँ पे ढंग से कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।